Hello dear students, today we are going to start an important topic of the reproduction, that's the fertilization. You know that in humans जो reproduction है बेटा, reproduction it is sexual. Human beings, they reproduce by the sexual method, and you know in the sexual reproduction there is formation of gametes and there is fusion of gametes. Or in humans, two parents are involved. One is male, other parent is called female. और सोशल कंटेक्स्ट में बेटा हम मेल को बोलते हैं फादर और फीमेल को बोलते हैं हम मदर. ये जो मेल होता है बेटा ये गमीट को फॉर्म करेगा और गमीट को प्रोड्यूस करेगा. ये फीमेल भी इसी तरह से गमीट को फॉर्म करेगी और गमीट को प्रोड्यूस करेगी. सो मेल प्रोड्यूसेस मेल gamete and female she produces female gamete. Male gamete, as you already discussed, it is called sperm, and female gamete it is called ova, or it is also called egg. तो यहां पर बेटा इन दो पेरेंट्स ने पहले गेमीट को बनाया और अब इनको गेमीट को फ्यूज करना है. सो देयर इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टू फॉर्म zygote. And later on this zygote it will go through the many embryological developmental process and ultimately from this new individual is formed. तो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन केस ऑफ ह्यूमंस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स एंड देयर इज फ्यूजन ऑफ गेमीट्स. दिस फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, मेल गेमीट कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गेमीट कॉल्ड ओवा टू फॉर्म जाइगोट, इसको बेटे आप बोलते हो फर्टिलाइजेशन. इसका मतलब है वो फेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें जो मेल गेमीट और फीमेल गेमीट एक दूसरे से फ्यूज होते हैं और एक जाइगोट बनाते हैं, पहली सेल बनाते हैं. यानी ये जो जाइगोट होता है इट इज यूनिसेल्यूलर एम्ब्रियो या इसको बेटे हम बोलते हैं सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो. ओके, इसी फिनोमिना को, इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर गेमीट्स फ्यूज हो रहे हैं, जाइगोट बना रहा, और ये जो गेमीट्स होते हैं बेटे दीज आर हैप्लॉइड. These contain haploid number of chromosomes, and when they fuse, they form a diploid cell called zygote. So इसी फिनोमिना को आप बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. गेमीट का फ्यूज होना, जाइगोट का बनना, फर्टिलाइजेशन. हैप्लॉइड गेमीट्स का फ्यूज होना और डिप्लॉइड जाइगोट का बनना, बेटा यही होता है फर्टिलाइजेशन. ओके बेटे, तो और इस फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली एट द एंड यहां पर जो डिप्लॉइड कंडीशन ये रेस्टोर होती है एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन. नाउ आपको यू नो दैट ये यहाँ पर स्पर्म है. एक्चुअली यहाँ पर ये अगर हम इसको दिस इज द स्पर्म एंड दिस इज द एग, और इनको बेटा फ्यूज होना है एक दूसरे के साथ. पहले इन फ्यूजन के लिए बाइंड होंगे. ठीक, ये स्पर्म है, ये एग है, और ये बेटा स्पर्म है. इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. हम इसको क्रोमोसोम यहाँ पर दिखाएंगे. और बेटा यहाँ पर जो गेमीट्स होते हैं, जो मेल एंड फीमेल गेमीट, जब ये फ्यूज करेंगे, ये सिर्फ फ्यूज ही नहीं करते हैं, फिर अल्टीमेटली इनका जो रिजल्ट होता है, ये स्पर्म जो होता है ये एग सेल में चला जाता है. अल्टीमेटली दो न्यूक्लिय आमने सामने आते हैं जिनको बोलते हैं आप मेल प्रोन्यूक्लिय एंड फीमेल प्रोन्यूक्लिय. इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें भी इस 23 क्रोमोसोम्स होते हैं विद सिंगल क्रोमेटिड. और अल्टीमेटली बेटा ये बनाती है पहली सेल जिसको बोलते हो आप जाइगोट. और जाइगोट में आते हैं 46 क्रोमोसोम्स, 23 मैटरनल एंड 23 पैटर्नल. सो ये
जो ये फर्टिलाइजेशन है इतना ये सिंपल नहीं है जितना हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम इसको ज्यादा बेटर वे में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब ये सेल्स आमने सामने होती है एक दूसरे के, तो देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, देयर इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीस सेल्स, देयर इज इवन कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीस टू सेल्स। ये जो स्पर्म होता है, इसके ये इस पे वो प्रोटीन है जिससे वो एग को बाइंड कर सकता है, ये एंजाइम्स को रिलीज करता है जिससे जो एग के कोट्स हैं वो डिसॉल्व होते हैं, और अल्टीमेटली ये अपने क्रोमोसोम्स को इंटरमिंगल करते हैं, मिलाते हैं और एक ही सेल बनाते हैं, जिसको अल्टीमेटली आप बोलते हो जाइगोट। ये जाइगोट जो है इट इज अ टोटिपोटेंट सेल, बिकॉज इसी सेल से फिर द न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्मड व्हेन द जाइगोट विल गो फॉर द फर्दर डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो हम फर्टिलाइजेशन को बेटा डिफाइन कर सकते हैं इन अ बेटर वे। इट इज अ कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूलर प्रोसेस, इट इज अ कोऑर्डिनेटेड सेल्यूलर प्रोसेस जो स्टार्ट होता है बाय द फ्यूजन ऑफ दीज टू गेमीट्स और एंड होता है बाय द इंटरमिंगलिंग ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स टू फॉर्म जाइगोट। ओके बेटे, ये कितने इनके मॉलिक्यूल्स, इन दो सेल्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितना कोऑर्डिनेशन है, ये आगे आगे आप लर्न करोगे। इन सेल्स के दरमियान कितना कोऑर्डिनेशन होता है, ये आप आगे लर्न करोगे। सो हम इसको ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है ये कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूलर प्रोसेस है, एक कोऑर्डिनेटेड सेल्यूलर प्रोसेस होता है जो स्टार्ट होता है बाय द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स एंड एंड होता है बाय द इंटरमिंगलिंग ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल chromosomes to form zygote. So this is a more better definition of fertilization. तो बेटा हम यहां पर लिख सकते हैं definition of fertilization. तो हम fertilization को यहां पर define कर सकते हैं। fertilization FZ को मैं represent कर रहा हूं fertilization. Fertilization it is the fusion of male and female gametes to form zygote, ठीक है। और ज्यादा बेटर वे में आप इसको डिफाइन कर सकते हो, जो फर्टिलाइजेशन है ये कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूलर प्रोसेस है, एक कोऑर्डिनेटेड सेल्यूलर प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट और एंड होता है बाय द इंटरमिंगलिंग ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स टू फॉर्म जाइगोट। यानी जो फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट है, वो है जाइगोट। ओके, तो नाउ बेटे आपको पता है, अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है फर्टिलाइजेशन होता है, जो फर्टिलाइजेशन है ये दो टाइप्स का होता है। फर्टिलाइजेशन अगर मेल एंड फीमेल गेमीट फ्यूज हो रहे हैं आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल in some medium like water, जैसे कि आपने एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में देखा, जो जैसे कि काइनोडर्मेट्स की बात करेंगे, मेल सी अर्चिन वो रिलीज करता है एग इनटू द मेल सी अर्चिन रिलीज करता है स्पर्म इनटू द वाटर, फीमेल सी अर्चिन रिलीज करता है स्पर्म इनटू द वाटर, एग इनटू द वाटर, और ये फिर स्पर्म और एग वाटर में फ्यूज होते हैं आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और बेटे लेकिन दूसरा टाइप भी है फर्टिलाइजेशन का जिसको बोलते हो ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पहला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल, व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन? अगर यही गेमीट्स फ्यूज हो रहे हैं विद इन द फीमेल बॉडी, या मोर स्पेसिफिकली विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल बॉडी, तब हम बेटा इस फर्टिलाइजेशन को बोलते हो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो ह्यूमंस के केस में जो फर्टिलाइजेशन है, जिसको आप बेटा सिनगैमी भी बोलते हो, सिनगैमी कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ये हो रहा है विद इन द फीमेल बॉडी, विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल बॉडी। इस तरह की फर्टिलाइजेशन को बेटे आप बोलते हो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हम यहां पर लिख सकते हैं जो फर्टिलाइजेशन है ह्यूमंस में इंटरनल है। पहला पॉइंट, ये फर्टिलाइजेशन जो FZ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमंस में है वो है इंटरनल। यानी जो एग और स्पर्म है वो फ्यूज होंगे विद इन द बॉडी ऑफ द फीमेल, विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। अब बेटा आपने ऑलरेडी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस किया होगा। अगर मैं उनके पार्ट्स यहां पर मैंने बनाए हैं ऑलरेडी, तो ये उसमें है वेजिना और ये है सर्वेक्स। ओके, इसको बोलते हो आप यूट्रस। दीज आर द टू fallopian tube, and this is the ovary.
This is the ovary. This is the primary reproductive organ because it is concerned with the release of the gametes, और these are all secondary reproductive organs. Okay बेटे, तो जो विजाइना है, सर्वेक्स है, यूट्रस है, टू फेलोपियन ट्यूब्स, इनमें अब आपने लर्न किया कि फर्टिलाइजेशन इसी ट्रैक्ट में होगा, लेकिन किस जगह होगा? क्या ये विजाइना में होगा? नहीं. सर्वेक्स में होगा? नहीं. यूट्रस में होगा? नहीं. इट विल टेक प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब. ओके बेटे, जो ऑर्गन ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो है फेलोपियन ट्यूब. अब बेटे आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो फेलोपियन ट्यूब है इसके 4 पार्ट्स होते हैं. पहले पार्ट को विच इज वायर फ्रॉम इट स्टार्ट्स, इसको आप यूट्राइन पार्ट बोलते हैं, और दूसरा पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं आप इस्थैमस. तीसरा पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं आप एम्प्यूला, और चौथा पार्ट जो बेटा होता है इसको बोलते हैं आप इनफंडिब्यूलम. अब क्या जो मेल और फीमेल गेमीट जो फ्यूज होंगे, क्या वो यूट्राइन पे पार्ट में मिलेंगे? नहीं. क्या वो इस्थैमस में मिलेंगे? नहीं. क्या वो इनफंडिब्यूलम में मिलेंगे? नहीं. they will fuse in they will fuse here in the ampulla of the fallopian tube. Here it is the egg and this is the sperm. This is the sperm. This is the sperm. Okay, it means that the fusion of male and female gamete, to form the zygote, it takes place in the ampulla of the fallopian tube. So हम बेटे यहाँ पर write down कर सकते हैं fertilization यहाँ पर internal, और जो organ of fertilization है, organ of fertilization वो है ampulla, वो है fallopian tube. और बेटे जो इसमें जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है विद इन द फेलोपियन ट्यूब, तो वो है एम्प्यूला ऑफ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो है एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब. एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन, FT फॉर फेलोपियन ट्यूब. सो बहुत बार नीट में भी पूछा गया है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है, व्हाट इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन? इट इज द एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. इसके बाद हमें बेटे ये डिस्कस करना है आपको. अब आपने ये अंडरस्टैंड किया फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा. फर्टिलाइजेशन का जो ऑर्गन है, कौन से ऑर्गन में? वो फेलोपियन ट्यूब है, और किस एरिया में? इट इज द एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. नाउ अब हमें बेटा ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो एग और ये स्पर्म इस एम्प्यूला रीजन में आ गए. ये अब हमें ये अंडरस्टैंड करना वायर अराइवल ऑफ द एग इनटू द एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब फ्रॉम द ओरी. इट मींस वी हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रांसपोर्ट. ये यहाँ पर एग है, मैं इसको यहाँ पर राइट डाउन कर रहा, एग या जिसको आप ओवा बोलते हो, ठीक है ना. इस हमें ये अंडरस्टैंड करना है हाउ दिस एग इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओरी इनटू द एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब. तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे. पहला स्टेप हम देखेंगे जो एक्चुअल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन यहां पर होंगे. इससे पहले हमें बेटे ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये जो एग है ये कैसे एम्प्यूला में आता है और ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एम्प्यूला में. फिर स्पर्म कहां से आता है और किस तरह ये ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे ट्रांसपोर्ट या अराइवल ऑफ द एग इनटू द एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओवरी. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा हम अंडरस्टैंड करेंगे बेटे आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में किसी जगह स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होता है. स्पर्म जो है ये मेल गेमीट है, मेल की बॉडी में, मेल के घुनड़ में प्रोड्यूस होता है. तब ये स्पर्म किस तरह से फीमेल बॉडी में आता है? इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द फीमेल डज द सेक्सुअल इंटरकोर्स, व्हेन इट डज द क्वाइटस विद द मेल. जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल के साथ करती है उस दौरान सीमन को डिपॉजिट किया जाता है इनटू द विजाइना ऑफ द फीमेल, और उस डिपॉजिशन ऑफ द सीमन, इस इंट्रोडक्शन ऑफ सीमन इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल, बेटे इसको बोलते हो इंसेमिनेशन. तो यहां पर इंसेमिनेशन से ही जो स्पर्म है वो यहां पर पहुंच जाएंगे इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स. इसके बाद हमें अंडरस्टैंड करना होगा ये जो स्पर्म यहां पर आया फिर ये ट्रांसपोर्ट होगा सर्वेक्स में. ये अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा फ्रॉम द वेजाइना टू द सर्वेक्स एंड देन इनटू द मोस्ट इलोंगेटेड रीजन यूट्रस. ठीक है ना, और इसके बाद फिर ये इस यूट्रस के थ्रू जाना है इसको, अल्टीमेटली इसको यहां से आना है इनटू दिस फेलोपियन ट्यूब. तो पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम द वेजाइना टू द सर्वेक्स, देन टू द यूट्रस एंड अल्टीमेटली इनटू द एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, जिसको आप बेटे बोलते हो ट्रांसलोकेशन. तो सेकंड स्टेप हमारा रहेगा इंसेमिनेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ट्रांसलोकेशन ऑफ स्पर्म.
और फिर उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो स्पर्म है ड्यूरिंग जब ये अपवर्ड मूवमेंट शो करता है, जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा उस दौरान जो स्पर्म सेल होती है इसको इस कैपेबल बनाया जाता है कि ये आगे जब ये एम्पुला रीजन में आए, जब ये एग को फेस करे, तब इसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए ये एग को फर्टिलाइज करना चाहिए। तो इसको उसको करने के लिए इस स्पर्म के साथ इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ मॉलिक्यूलर चेंजेस, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस की जाती है, जिनकी बदौलत ये जो स्पर्म होता है ये इस कैपेबल बनता है कि ये एग को फर्टिलाइज कर सके, उसको बोलते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन। तो तीसरा नंबर है स्पर्म कैपेसिटेशन। उसके बाद बेटा अब स्पर्म आ गया, एग आ गया, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द एक्चुअल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्चुअल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में हम देखेंगे कि पहले जो ये बाइंड कैसे होगा, स्पर्म किस तरह से बाइंड होता है एग के साथ, एग की मेम्ब्रेन के साथ, फिर ये एंजाइम्स रिलीज करेगा, फिर ये अंदर जाएगा, फिर ये अपने क्रोमोसोम्स को वहां से एग भी रिएक्शन दिखाए जिसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। उसके बाद क्रोमोसोम्स इंटरमिंगल होंगे और अल्टीमेटली जाइगोट बनेगा। इन तमाम स्टेप्स को हमें वन बाय वन करना होगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कि हम एक्चुअली इसमें क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, FZ फॉर फर्टिलाइजेशन। पहला बेटा हम अंडरस्टैंड करेंगे अराइवल ऑफ एग, arrival of egg into the ampulla of fallopian tube, ampulla of fallopian tube from the surface of ovary, from the surface of ovary, पहला स्टेप। दूसरा हम अंडरस्टैंड करेंगे arrival of spermatozoa, arrival of sperms into the vagina, और इसमें जो ये किस प्रोसेस से होता है जिसको बोलते हो इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन यानी सीमन अब विजाइना में आएगा। फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम विजाइना टू सर्वैक्स टू यूट्रस टू फिलोपियन ट्यूब्स। इस ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को हमें अंडरस्टैंड करना होगा सेकंड स्टेप में। उसके बाद इस दौरान जब ये स्पर्म अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस दौरान हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा स्पर्म कैपेसिटेशन। और एक बार स्पर्म कैपेसिटेट हो गया, अब एग और स्पर्म एक दूसरे के आमने सामने, अब हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं एक्चुअल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, या जिसको बोलते हैं ऑफ फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे बेटा सबसे पहले बाइंडिंग ऑफ स्पर्म, उसके बाद स्पर्म बाइंड होगा तो फिर एक्रोसोम रिएक्शन होगा, एक्रोसोम रिएक्शन के बाद यहां पर एंट्री ऑफ स्पर्म होगा, एंट्री ऑफ स्पर्म के बाद वहां से एग भी रिएक्शन दिखाएगा जिसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद होगा इंटरमिंगलिंग ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स। तो यहां पर होगा intermingling of maternal and paternal chromosomes, और अल्टीमेटली हम देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ एग, These are the steps of the fertilization which we have to understand one by one. So पहला बेटा हम understand करेंगे transport of egg from the surface of ovary into the ampulla of fallopian tube. उसके बाद हम understand करेंगे insemination, और insemination के साथ ही हम understand करेंगे how the sperm is transported from the vagina to the ampulla of the fallopian tube. और जब ये upward movement show करा उस दौरान यहाँ capacitation क्या होता है। उसके बाद हम actual events of fertilization यानी जब sperm और egg आमने सामने है उस दौरान पहले sperm bind करेगा जिसको बोले binding of sperm, उसके बाद sperm acrosome reaction show करेगा, egg के अंदर चला जाएगा, entry of sperm into the egg, और वहां से egg भी reaction show करेगा कॉर्टिकल रिएक्शन, और फिर अपने क्रोमोसोम्स को इंटरमिंगल करेंगे, कंबाइनिंग द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स, और अल्टीमेटली बेटा जो एग होगा वो एक्टिवेट होगा। सो दीज आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड।
पहले हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ एग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओवरी इनटू द एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो यहां हमने लिखा था अराइवल ऑफ एग, अराइवल ऑफ एग या अराइवल ऑफ ओवा फ्रॉम अराइवल ऑफ एग इनटू द एम्प्यूला ऑफ fallopian tube, into the ampulla of fallopian tube from the surface of ovary, from the surface of ovary. This is the first step. We have to understand how this egg is, and पहले आपको ये पता होना चाहिए egg is a non-motile gamete. Egg is non-motile, non-motile. जब ये नॉन मोटाइल है, जब ये खुद मूव नहीं कर सकता है, तो इसको हमें ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओवरी इनटू द एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। हाउ दिस ऑकर्स, मैं बेटे यहां पर आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूं। ये मेरी दो आर्म्स हैं, ठीक है ना, इसको ऑफ यूट्रस मानो। दीज आर द टू फैलोपियन ट्यूब्स, these are the two fallopian tubes and this complete arm is the parts of a fallopian tube. इसको आप यूट्राइन पार्ट मानते हो, इसको आप बोलते हो स्टेमस, इसको बोलते हो एम्प्यूला जहां से एग, जहां जिसमें एग को एक्चुअली आना है, और इसको बोलते हो आप इनफंडिब्यूलम। इस इनफंडिब्यूलम पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हो आप फिमरिये। और ये जो फिमरिये होते हैं, ये एग है, ये ओवरी है, मेरा लेफ्ट हैंड ओवरी है, और ये इसने सपोज हम मानेंगे इसने एग को रिलीज कर दिया, सरफेस पे एग है। अब ये बेटा ये जो फिमरिये होते हैं इनफंडिब्यूलम के, दे स्टार्ट स्वीपिंग ओवर द सरफेस ऑफ ओवरी टू कैप्चर द एग। पहले एग को कैप्चर कर लिया जाएगा, इसको पकड़ा जाएगा, फिर इसको ड्रेन किया जाएगा। इसकी जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं आप ऑस्टियम, ठीक है। तो ये ऑस्टियम के थ्रू अंदर जाएगा और अल्टीमेटली इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा इनटू द एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो पहले एग को कैप्चर करना पड़ेगा एंड देन एग इज ड्रेन्ड इनटू द एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब हमें ये अंडरस्टैंड किसके रेस्पॉन्स में होता है, किसके रेस्पॉन्स में जो फिमरिये हैं दे विल शो द मूवमेंट। आपको पता है अराउंड द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो एग इज रिलीज्ड, एग इज इजेक्टेड फ्रॉम द ओवरी इन रेस्पॉन्स टू द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रेस्पॉन्स में जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, वो जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी एब्रप्ट इंक्रीज इन द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके रेस्पॉन्स में ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेटा इन्हीं फिमरिया को एक्टिवेट करवा देगा। जब ये फिमरिये एक्टिवेट होंगे, दे विल शो मोर इंक्रीज, दे विल शो द स्वीपिंग मूवमेंट, दे विल शो इंक्रीज in their sweeping movements to capture the egg, और इन्हीं फिमरिये की वजह से एग कैप्चर होता है। कैप्चर इन फिमरिये पे जो फिमरिये की सेल्स होती है, म्यूकोसल सेल्स, उन पे प्रेजेंट होते हैं, इन पे प्रेजेंट होते हैं cilia, और वो ये बीटिंग ऑफ दिस फिमरिया एंड बीटिंग ऑफ द cilia प्रेजेंट ऑन द म्यूकोसल सेल्स, वो इस एग को पहले कैप्चर किया जाए, फिर इस एग को एक फ्लूइड करंट की वजह से जो cilia ने प्रोड्यूस किया, वो एग अल्टीमेटली किस में लाया जाता है, इसको ड्रेन किया जाता है into the infundibulum through the ostia. So this transport of egg from the surface of ovary into the ampulla of fallopian tube, it occurs in response to the increase in the luteinizing hormone concentration called the luteinizing hormone surge, and then the egg is first transported into the infundibulum, and then it is transported into the ampulla of fallopian tube. तो यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे, यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले around the 14th day of menstrual cycle, MC for menstrual cycle, यहाँ क्या होता है, increase in luteinizing hormone concentration। अच्छा, इस increase in luteinizing hormone concentration की वजह से luteinizing hormone जो है LH जो है activates फिमरिया, एंड जब फिमरिया एक्टिवेट हुआ, इट विल शो मोर स्वीपिंग मूवमेंट्स ओवर द सरफेस ऑफ ओवरी। एक्टिवेट्स फिमरिया इंक्रीजेस स्वीपिंग मूवमेंट्स ओवर द सरफेस ऑफ ओवरी, ओवर द सरफेस ऑफ ओवरी,
तो इसके जब ये इंक्रीजिंग जो स्वीपिंग मूवमेंट इंक्रीज होगा, एग को कैप्चर किया जाएगा और एग को ड्रेन किया कर दिया जाएगा इनटू द इन्फेंटिब्यूलम। फिर इस इन्फेंटिब्यूलम पर आपको पता है इसमें सीलिएटेड सेल्स होती है, इन सेल्स पे सीलिया होता है, उस सीलिया के बीटिंग से यहाँ पर आपका एग जब ये कैप्चर होगा, फिर ये ड्रेन होगा, यहाँ पर आपका एग आ गया, फिर ये इन्फेंटिब्यूलम से किस तरह एम्प्यूला में चला जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ द बीटिंग ऑफ द सीलिया ऑफ द फेलोपियन। जो फेलोपियन ट्यूब्स की लाइनिंग होती है उसमें सीलिएटेड सेल्स होती है, उन्हीं सीलिएटेड सेल्स की बीटिंग से ये फिर अंदर चला जाता है। तो फिम्ब्रिया इंक्रीज करेगा स्वीपिंग मूवमेंट ओवर द सरफेस ऑफ ओवरी, एग इज कैप्चर्ड and drained into the infundibulum of fallopian tube। फिर एग को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द इन्फेंटिब्यूलम इनटू द एम्प्यूला ड्यू टू द बीटिंग ऑफ द सीलिया। जो सेल्स होते हैं उन पे जो सीलिया होता है वो बीट करता है, फिर एग को आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, अल्टीमेटली एग पहुंचता है इनटू द एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। सो दिस इज हाउ द एग इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओवरी इनटू द एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। जो मेन हार्मोन व्हिच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस, इट इज द luteinizing hormone, and the part of the fallopian tube which plays the important role in the capturing of egg and draining the egg into the ampulla of the fallopian tube, it is the infundibulum। और infundibulum पे present होते हैं finger like foldings, finger like structures, जिनको आप बेटे बोलते हो फिम्ब्रिये। ये फिम्ब्रिया स्वीप करता है, egg को कैप्चर करता है, ड्रेन करता है into the infundibulum and then the transport of egg into the infundibulum एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। अब हमारा एग कहां पर आ गया, एम्प्यूला। अब हमें दूसरा स्टेप जो इसमें करना है बेटा वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ अराइवल ऑफ द स्पर्म इनटू द वेजाइना एंड देन इट्स ट्रांसपोर्ट। जो लाइफ होती है, जो लाइफ स्पैन होता है एग का इनटू द आफ्टर द ओव्यूलेशन, आफ्टर द रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओवरी, वो होता है 24 आवर्स का। एग का बड़ा शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, ओनली फॉर इट लिव्स ओनली फॉर 24 आवर्स, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय होता है। इसके बाद नाउ हमारा जो सेकंड स्टेप है बेटा वो है arrival of sperms into the vagina of female। ये क्या है, उसके बाद हम ट्रांसफर जो आपको पता है ये जो स्पर्म्स हैं ये कैसे वेजिना में आते हैं। सो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, व्हेन द फीमेल डज द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द मेल, उस टाइम जो मेल होता है इट डिस्चार्जेस द सीमेन forcefully into the vagina close to the cervix। जो cervix होता है, जो cervix होता है लवर पार्ट ऑफ द यूट्रस, इसकी जो ओपनिंग होती है जो वेजाइना में खुलती है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस, इसके नजदीक इन स्पर्म्स को बेटा डिपॉजिट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हो आप इंसेमिनेशन। So what is insemination? It is the introduction of the semen into the vagina of the female। जैसे कि आपको पता है हम जो इंसेमिनेशन है हम आर्टिफिशियली भी ये कर सकते हैं। जैसे कि हमारे डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि काउ है, हम उसमें आर्टिफिशियली इस सीमन को इंट्रोड्यूस करते हैं विद स्पेशलाइज्ड सिरिंज, तो उसको उस इंसेमिनेशन को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पर जो सीमन डिपॉजिट होता है, सीमन इंट्रोड्यूस होता है, ये नेचुरल मेथड से होता है। इसमें जो मेल का पेनिस होता है उसकी वजह से जो सीमन होता है उसको डिपॉजिट किया जाता है, और इस इंट्रोडक्शन ऑफ सीमन को बोलते हैं बेटे आप इंसेमिनेशन। सो इंसेमिनेशन की वजह से सीमन कहां पर डिपॉजिट हुआ, इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल एंड द सीमन कंटेन्स द स्पर्मेटोजोआ। ओके, तो इसके बाद बेटे हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है जब इस सीमन को डिपॉजिट किया जाता है इनटू द विजाइना, ये बेटा लिक्विड फॉर्म में होता है, ये फ्लोइंग फॉर्म में होता है, ठीक है। तो कि अगर ये लिक्विड फॉर्म में होगा, आपको पता है कि विजाइना की ये लिक्विड है और विजाइना की ओपनिंग भी होती है जिसको आप बोलते हैं विजाइनल ऑरिफिस, में वीगो लिख रहा हूं विजाइनल, और सो देयर आर चांसेस दिस सीमन में ड्रेन आउट ऑफ द विजाइना, इट में फॉल ऑफ द विजाइना। सो इसको कैसे
यहाँ पर होल्ड पे रखा जाता है। जब तक इसको कैसे यहाँ पर होल्ड पे रखा जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सीमन कोगुलेशन। तो लिक्विड सीमन को यहाँ पर कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द कोगुलेटेड सीमन। फिर कुछ टाइम के बाद 10-20 मिनट्स के बाद इस लिक्विड सीमन को फिर अनकोगुलेट किया जाएगा, लिक्विफाई किया जाएगा, और फिर उसके बाद ये जो स्पर्मेटोजोआ है दे विल स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम द विजाइना टू सर्विक्स टू द यूट्रस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जो सीमन डिपॉजिट किया जाता है इट इज लिक्विड सीमन, लिक्विड सीमन, लिक्विड सीमन। और इस लिक्विड सीमन को फिर कन्वर्ट किया जाता है इनटू द कोआगुलेटेड सीमन, कोआगुलेटेड सीमन, कोआगुलेटेड सीमन। और फिर इस कोआगुलेटेड सीमन को लेटर ऑन फिर क्या कह दिया जाए, अनकोगुलेट, या हम इसको बोलेंगे फिर ये कन्वर्ट होगा इनटू द लिक्विड सीमन। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड सीमन इनटू द कोआगुलेटेड सीमन इसको बोलते हैं सीमन कोआगुलेशन, और कन्वर्जन ऑफ द कोआगुलेटेड सीमन इनटू द लिक्विड सीमन यहां इसको बोलोगे आप लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन। और यहां पर बोलोगे आप कोगुलेशन, कोगुलेशन। ओके, तो ये लिक्विड सीमन कैसे कन्वर्ट होता है इनटू द कोगुलेटेड सीमन। जैसे कि आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं स्माइनल वेसिकल। ये स्माइनल वेसिकल जब ये फ्लूइड सिक्रीट करता है उसमें एक एंजाइम डालता है जिसको बोलते हैं वेसिकुलेज एंजाइम। तो यहाँ पर स्माइनल वेसिकल्स जो होते हैं ये एक एंजाइम इसमें सीमन में डाला होता है जिसको बोलते हो बेटे आप वेसिकुलेज एंजाइम, वेसिकुलेज एंजाइम, या इसी एंजाइम को आप बेटे बोलोगे सीमन कोगुलेटिंग एंजाइम, एंड इट इज द प्रोडक्शन ऑफ द स्माइनल वेसिकल्स। इस वेसिकुलेज एंजाइम की वजह से ये लिक्विड सीमन लिक्विड सीमन को कन्वर्ट किया जाता है इन द थिक जली जिसको बोलते हैं कोगुलेटेड सीमन। अच्छा, ये कोगुलेटेड सीमन फिर कुछ ये जो कन्वर्जन होता है लिक्विड सीमन का कोगुलेटेड सीमन में इट इज ओनली आफ्टर अ मिनट। लेकिन जो फिर कोगुलेटेड सीमन को कुछ देर के लिए रखा जाता है 10 मिनट्स 20 मिनट, उसके बाद फिर इस अनकोगुलेटेड सीमन को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड सीमन। और यहां पर जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं बेटे आप फाइब्रिनोलाइसिन। सो फाइब्रिनोलाइसिन इस कोगुलेटेड सीमन पर एक्ट करता है और लिक्विड सीमन में कन्वर्ट करता है। सो जो स्टेट होता है बेटा व्हेन वी डिपॉजिट द सीमन इनटू द विजाइना ऑफ द फीमेल, जो हालत होती है सीमन इसको तब्दील कर दिया जाता है लिक्विड से कोगुलेटेड, फिर कुछ देर के कोगुलेटेड से लिक्विड। अब पूछेंगे बेटा, आप पूछोगे सर इससे क्या फायदा है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है क्योंकि जो सीमन होता है जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ऑलरेडी ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स देयर इज लिटिल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, इसमें स्लिपरी नेचर होता है, तो देयर आर चांसेस ये सीमन फॉल ऑफ हो सकता है, ये बाहर निकल सकता है। इसको रोकने के लिए, इसको होल्ड पे रखने के लिए यहां पर इस सीमन को कोगुलेट किया जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फिर दूसरा इसका यह भी मकसद है जो स्पर्मेटोजोआ है उनकी एनर्जी को कंजर्व किया जाएगा। सो इस कोगुलेशन के दो फायदे हैं। एक है इट प्रिवेंट्स इट ड्रेन आउट ऑफ द सीमन फ्रॉम द वेजाइना, पहला। दूसरा ये क्या करता है, इट कंजर्व्स द एनर्जी ऑफ द स्पर्मेटोजोआ कुछ देर के लिए, क्योंकि अगर स्पर्मेटोजोआ ने जल्दी से ये मूवमेंट फ्लैजर मूवमेंट स्टार्ट किया तो वो एनर्जी को एग्जॉस्ट करेगा। सो दिस इज हाउ the liquid semen is converted into the coagulated semen and coagulated semen is converted into the liquid semen। इसके जो फायदे मैंने आपको बताए। इसके बाद अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब जो आपको एक टर्म आती है इजैकुलेशन। What is ejaculation? Ejaculation is the forceful discharge of the semen as a result of orgasm। जो pleasurable sensation होता है जिसको आप orgasm बोलते हो। जब orgasm आता है, जब वो जो forceful discharge of semen होता है out of the male reproductive tract through the pens, उसको बोलते हैं बेटा ejaculation। और इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ सीमन मेल रिलीज करता है उसको बोलते हैं ejaculate। ठीक है, ओके। तो एक इजैकुलेशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सीमन होता है, वॉल्यूम ऑफ सीमन होता है एक इजैकुलेट में वो 2 to 4 ml, यानी at one time during the one sexual intercourse
during the one at the end of the one sexual intercourse, male ejaculates 2 to 4 ml of semen, and each ml of semen contains more than 100 million sperms. more than 100 million sperms. यानी 1 ml में 100 million sperms, 2 ml में 200 million sperms, 3 में और 4 में 400 million sperms. So जो sperm का जो काउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा तादाद में sperm को डिपॉजिट किया जाता है into the vagina. अब आप पूछेंगे सर इससे ये क्यों है? Why nature has selected for the high sperm count of male? Why nature has adopted the male to release the sperms into the high count, high number? इसके बेटा रीजन है, इसका रीजन है कि जो स्पर्म्स जब इतने ह्यूज नंबर में विजाइना में आते हैं, क्योंकि विजाइना का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, वो इन क्योंकि सीमेन अल्कलाइन होता है, मीडियम एसिडिक है और एसिडिटी की वजह से स्पर्म्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं. मोर देन 3/4 यानी पूरे आउट ऑफ 4 स्पर्म्स 3 आर ससेप्टेबल फॉर द डेथ. तो इसके बाद तो पहला रीजन मीडियम ऑफ द विजाइना, इवन द मीडियम ऑफ द यूट्रस इज एसिडिक, मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स डाई. दूसरा रीजन ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस में होती है फेगोस्टिक सेल्स. ये फेगोस्टिक सेल्स, ये स्पर्म, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ फेगोस्टिक सेल्स को इस फॉर्म में. तो जब यहाँ से स्पर्म आता है, ये जो फेगोस्टिक सेल्स है दे ट्रीट द स्पर्म एज अ फॉरेन बॉडी. तो ये स्पर्म को फेगोसाइटोज करते हैं, इसको एनग्लफ करते हैं और स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं. ठीक है. और तीसरा बेटा जो है दैट इज द रैंडम मूवमेंट ऑफ स्पर्म. स्पर्म के पास कोई आई नहीं है जिससे वो देखे कि मुझे एम्पुला में जाना है. ठीक है ना. तो इसकी जो मूवमेंट है दैट इज रैंडम मूवमेंट की वजह से ये यहां भी आ सकता है, ये इस जगह भी ठहर सकता है, ये या इस फिलोपियन ट्यूब में भी जा सकता है जिसमें एग अवेलेबल भी नहीं है, और ये दूसरे फिलोपियन ट्यूब में भी जा सकता है जिसमें एग अवेलेबल है. सो दीज आर द reasons, these 3 reasons: acidity of the vagina and the uterus, most of the sperms are destroyed. दूसरा रीजन जो यूट्रस होता है इसमें फेगोस्टिक सेल्स होती है, वो स्पर्म्स को ट्रीट करती है एज फॉरेन बॉडीज और इसको एंगल्फ करती है. तीसरा रीजन रैंडम मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स. ये रैंडम मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स की वजह से मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स दे रिमेन इन द वे, वो रास्ते में ही रुक जाते हैं और वहां पर नहीं. आउट ऑफ दीज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, आउट ऑफ दीज 300 to 400 millions of sperms, only less than 1000 sperms reach into the fallopian tube. तो यहां पर लिखेंगे हम reasons of high sperm count. Reasons of high sperm count. पहला रीजन medium of vagina is acidic, so 3/4 sperms are killed. As 3/4 sperms die. और दूसरा रीजन जो यूट्रस होता है उसमें फेगोस्टिक सेल्स होती है. यूट्रस contains phagostic cells which treat the sperms as foreign bodies and engulf them. तीसरा रीजन random movement of sperms. So वजाइना की एसिडिटी की वजह से स्पर्म्स डाई. दूसरा रीजन फेगोस्टिक नेचर ऑफ यूट्रस की वजह से स्पर्म्स आर किल्ड. तीसरा रीजन रैंडम मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, वो रास्ते में ही रह जाते हैं और फिलोपियन ट्यूब में वो वहां पर वो नहीं आते हैं. सो दीज आर द 3 रीजंस व्हाई देयर इज द हाई स्पर्म काउंट इन द मेल. ओके बेटे, ये इसको आप ऐसे जस्टिफाई कर सकते जैसे कि एक डिजीज है जिसको बोलते हैं ऑलिगोस्पर्मिया. इस ऑलिगोस्पर्मिया में जो मेल होता है बेटा वो लेस देन 20 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है. उसके 1 ml में होते हैं लेस देन 20 मिलियन स्पर्म्स.
इस 20 मिलियन स्पर्म्स होने के बावजूद उसको वो इनफर्टाइल कहलाया जाता है, क्योंकि अगर ऑलरेडी जो नंबर ऑफ स्पर्म्स है वो कम है उनको, क्योंकि विजाइना में वो उनकी डेथ होनी है, विजाइना में उनको डिस्ट्रॉय होना है, यूट्रस में डिस्ट्रॉय होना है, फेगोस्टिक सेल्स इनको खा जाएंगी रैंडम मूवमेंट की वजह से। तो ये जो ऑलिगोस्पर्मिक मेल्स होते हैं जिसमें लेस देन 20 मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं वो इनफर्टाइल होती है, क्योंकि इनमें स्पर्म का काउंट जो होता है वो बहुत कम होता है। और आप अगर यह भी पूछेंगे, अगर मैंने बताया कि जो विजाइना का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, बिकॉज विजाइना जो होता है, हम यहाँ पर विजाइना को लिख रहे हैं बेटे, ये विजाइना है। इस विजाइना इज एन इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब, और इसमें फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस। आप पूछेंगे विजाइना का जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक क्यों है? वो एसिडिक होने की वजह यह है कि इसमें लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जब ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं तो पीएच डिक्रीज होता है, एसिडिटी इंक्रीज होती है। वो जो एसिड होता है वो जो स्पर्म की जो एपिथेलियल सेल्स है उनसे चिपकता है, और यहां से अगर कोई फॉरेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया आता है, वो फॉरेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिसको मैं यहाँ पर ब्लू कलर से शो कर रहा हूं, ये इस वॉल के साथ एडियर नहीं हो सकता है, ये यहाँ पर बाइंड नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से इस एसिडिक नेचर ऑफ विजाइना की वजह से इस विजाइना को इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड from the infection. So this lactic acid, the lactobacillus and the acid produced by them, they prevent the vaginal infections. क्योंकि जो विजाइना होता है इसमें नीचे पोर होते हैं, there are chances कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ सकते हैं। अगर वो आ भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मीडियम बहुत एसिडिक है, पीएच बहुत कम है, जिसकी वजह से वो एडहियर ही नहीं कर पाते हैं, और वो जो लेडी है वो इन्फेक्शन से बच जाती है। इसके बाद हमने अब यहाँ पर ये अंडरस्टैंड किया कि सीमन डिपॉजिट हुआ, ये कॉगुलेट हुआ, अनकॉगुलेट हुआ। नाउ द स्पर्म्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सर्वैक्स, ठीक है, सर्वैक्स। और फिर बेटा ये सर्वैक्स से जो स्पर्म्स हैं ये मूव कर जाएंगे इनटू द विजाइना, सर्वैक्स से ये मूव करेंगे इनटू द यूट्रस। अब यहाँ पर जो स्पर्म्स हैं यहाँ से ये मूवमेंट शो करेंगे यूट्रस में, और फिर अल्टीमेटली यूट्रस से होके ये दे कैन गो इनटू द ईदर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स। सो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स हैं फ्रॉम द विजाइना टू द सर्वैक्स टू द यूट्रस देन टू द फैलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ स्पर्म्स। So transport of sperms. Now we have to understand transport of sperms. और ये ट्रांसपोर्ट कहां से कहां हो जाएगा? विजाइना से सर्वैक्स, सर्वैक्स से यूट्रस, यूट्रस से फिर एम्प्यूला, यूट्रस से फिर इनटू द एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, और इसको बोलते हैं ऑफ ट्रांसलोकेशन। Translocation is the transport of sperm from vagina to the ampulla of the fallopian tube. इस translocation में बेटा there are two important factors which help in the translocation of which help in the upward movement, which help in the upward journey of this sperms from the vagina to the cervix, then into this major part called uterus, and then into the ampulla of the fallopian tube. So कौन से factors है? There are two factors which help in translocation, which help in translocation of sperms. पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बोलते हैं आप यूट्राइन contractions in response to prostaglandins. In response to prostaglandins, पहला फैक्टर। दूसरा फ्लैजुलर मूवमेंट, these are the two important factors which help in the translocation of the sperm. आपको बेटा पता है जब आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हो, ये इसका हेड है, और इसके फिर इसमें ये मिडल पीस होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और यहाँ पर ये इसका एक्रोसोम है, और यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। क्योंकि जो स्पर्म होता है ये एक मोटाइल सेल है, ये मोटिलिटी शो करता है, इट कैन मूव इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। क्या आपको ये लगता है ये सिर्फ अपनी मोटिलिटी की वजह से, अपनी मोबिलिटी की वजह से आ सकता है फ्रॉम द विजाइना टू द एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब? नेवर। अच्छा, फिर
कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसको ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है? मैंने यहां पर दो ही लेकिन इससे अलावा भी एक माइनर फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ इजैकुलेशन। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ इजैकुलेशन होगा उतना ज्यादा सीमन का वॉल्यूम होगा, उतना ज्यादा स्पर्म का काउंट होगा, उतना स्पर्म हेल्दी होगा और उतना उसको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होगी। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट रीजन है यूट्राइन कंट्रैक्शंस। जब बेटा अब सीमन अनकोगुलेट हो रहा है, अनकोगुलेशन की वजह से ये जो सीमन होता है ये सर्वेक्स में आएगा, सर्वेक्स से फिर आहिस्ता 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 किसमें आता है? ये आता है ये सीमन यूट्रस में। और सीमन कंटेन्स एन इंपॉर्टेंट केमिकल कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है, जिसको बोलते हैं बेटा आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंड मॉलिक्यूल्स जब ये जो मसल लेयर होती है जिसको बोलते हैं आप मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, मसल जो मसल होता है इसके साथ जब बेटा फॉर एग्जाम्पल ये यहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन मॉलिक्यूल है और ये इस यूट्रस में इंड्यूस करते हैं यूट्राइन कंट्रैक्शंस, जिसकी वजह से स्पर्म को सक किया जाता है, स्क्वीज किया जाता है। इसका क्या मतलब है? सपोज यहां पर ये फॉर एग्जाम्पल ये यूट्रस है और यहां पर स्पर्मेटोजोआ आया और स्पर्मेटोजोआ ऑलरेडी यहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स इस यूट्रस को स्टिमुलेट करते हैं यूट्राइन कंट्रैक्शन के लिए। तो ये कंट्रैक्ट होता है। क्या ये कंट्रैक्ट इस डायरेक्शन में होगा? नहीं, इसको ऊपर कंट्रैक्ट होना है। सो इट शोज स्क्वीजिंग एंड सकिंग ओनली इस डायरेक्शन में, अपवर्ड मूवमेंट में ये बैकवर्ड डायरेक्शन में कंट्रैक्शंस होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इस डायरेक्शन में कंट्रैक्शन होता है, बट अब ड्यूरिंग द स्पर्म ट्रांसपोर्ट जो नेचर ऑफ कंट्रैक्शन होता है दैट इज द बैकवर्ड। वो ऐसे इस स्पर्म को सक किया जाता है, इसको स्क्वीज किया जाता है, इसको प्रोपेल किया जाता है थ्रू द यूट्रस। ओके, so this is an important factor. This is an important factor which helps in the transport of sperm, especially through the uterus. ओके लेकिन यहां पर जब विजाइना और जो यूट्रस के दरमियान जो एक नैरो कैनाल होता है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल या बोलते हैं सर्वेक्स, इसमें ये यहां पर उतना ये यूट्राइन कंट्रैक्शन मैटर नहीं करता। यहां पर जो स्पर्म होता है वो थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ्लैजलर मूवमेंट की वजह से यहां पर आता है। सो यहां पर फ्लैजलर मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, यहां पर यूट्राइन कंट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जब स्पर्मेटोजोआ यहां पर आएगा, कहां पर? into the first part of this fallopian tube, जिसको बोलते हो आप यूट्राइन पार्ट। इस जो यूट्राइन पार्ट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लैजलर मूवमेंट। फ्लैजलर मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट in fallopian tube। सो जो मेन फोर्स होता है स्पर्म ट्रांसपोर्ट के लिए वो होता है यूट्राइन कंट्रैक्शंस इन रिस्पांस टू द प्रोस्टाग्लैंडिन। सो दीज टू फैक्टर्स, यूट्राइन कंट्रैक्शन इन रिस्पांस टू द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दे हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। और दूसरा होता है फ्लैजलर मूवमेंट सर्वेक्स में इंपॉर्टेंट और ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है इनटू द एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि यहां पर जो एम्प्यूला ऑफ इसमें फैलोपियन ट्यूब में यूट्राइन कंट्रैक्शंस नहीं, उसमें ज्यादा उसमें ज्यादा कंट्रैक्शंस नहीं होते। तो यहां पर जो स्पर्म होता उसको अपने फ्लैजलर मूवमेंट की वजह से यहां पर यूट्राइन पार्ट से कहां पे आना पड़ेगा? इनटू द एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ओके, सो दिस इज जो स्पर्म की जो लाइफ होती है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये होता है 48 आवर्स से 72 आवर्स तक का। सो इसका ज्यादा लाइफ स्पैन होता है एज कंपेयर टू द एग, एंड इट ट्रैवल्स मोर, स्पर्म ट्रैवल्स मोर, एग ट्रैवल्स लेस। एग इज नॉन मोटाइल, स्पर्म इज मोटाइल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इस दौरान जब ये स्पर्म मूव करता है फ्रॉम द वजाइना टू द सर्विक्स टू द यूट्रस एंड देन टू द फैलोपियन ट्यूब। इस दौरान एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है स्पर्म के साथ जिसको बोलते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन। जो तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्पर्म कैपेसिटेशन। What is sperm capacitation? बेटे ये जो स्पर्म होता है ये जब एग के, ये फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करेंगे ये एग है, यहाँ पर
ये एग है, ये स्पर्म इसके पास पहुंच गया, ये फेस टू फेस है। अब इस स्पर्म में इतनी मेहनत करने के बाद इसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये अपने एंजाइम्स को रिलीज करना चाहिए। अगर ये एंजाइम्स को रिलीज नहीं कर सकता है, फिर ये स्पर्म्स एग में नहीं आएगा, और अगर एग में नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, जब ये स्पर्म यूट्राइन पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में आता है या स्टेमस पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में आता है, यहां पर यूट्राइन कंट्रैक्शन नहीं होती। यहां पर इसको जो भी यहां से जो जर्नी करेगा फ्रॉम द यूट्राइन पार्ट अप टू द एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, इसमें जो मेन रोल रहेगा वो रहेगा फ्लैजुला ऑफ द स्पर्म। यानी ये यहां पर होना चाहिए हाइपर एक्टिवेट, ये अपनी मोटिलिटी को इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि यहां की नीचे यहां से क्योंकि सर्वाइक्स इज आल्सो पार्ट ऑफ द यूट्रस, तो यहां तो प्रोस्टाग्लैंड ने काम कर लिया, यहां तो यूट्राइन कंट्रैक्शंस ने काम कर लिया, लेकिन यहां को इसको खुद अपने बलबूते पर, खुद अपने फ्लैजुला, अगर ये ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इससे पहले अपने फ्लैजुला को वाइब्रेट कर रहा था, मैकेनिकल फोर्स जनरेट कर रहा था, अब इसको बहुत ज्यादा तेज, इसको बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी, इसको बोलते हैं हाइपर मोटिलिटी, ये यहां पर इसमें आना। सो जिस प्रोसेस के थ्रू इसको हाइपर एक्टिवेट कर दिया जाता है, इसकी मोटिलिटी को इंप्रूव कर दिया जाता है, और इसमें ये कैपेबिलिटी लाई जाती है, इसमें ये कैपेबिलिटी डेवलप होती है कि अपने एंजाइम्स को रिलीज करवा सके, उसको बोलते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन। सो स्पर्म कैपेसिटेशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल इवेंट्स, वो सारे इवेंट्स जिनसे स्पर्म को इस कैपेबल बनाया जाता है, इस लायक बनाया जाता है, जब ये एग के पास पहुंच जाए तो ये एग को फर्टिलाइज करे, वरना इस पूरे प्रोसेस पूरी जो मेहनत की यहां पर, इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ओके, सो यहां पर जो स्पर्म कैपेसिटेशन है, इज द, हम इसको डिफाइन करते हैं, इसको एक्चुअली बोलते हैं हेड वॉशिंग भी, हेड वॉशिंग स्पर्म कैपेसिटेशन इज कॉल्ड हेड वॉशिंग। यहां पर देखो, ये जो जब स्पर्म यहां पर इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, ये यहां पर बेटे हम यहां पर एक स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये स्पर्म है और ये स्पर्म सेल की मेम्ब्रेन है। इस स्पर्म सेल, ये इसका एक्रोसोम है। एक्रोसोम इज अ कैप-लाइक स्ट्रक्चर, इट्स अ बैग कंटेनिंग द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। और इसके पीछे क्या होता है, यहाँ पर होता है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस कंटेन्स द डीएनए इन द फॉर्म और 23 क्रोमोसोम्स। यहाँ पर इसके स्पर्म सेल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर देखिए ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, और इसके अलावा यहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। ये जब स्पर्म ट्रैवल करता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्विक्स, तो यूट्राइन केमिकल्स की वजह से, ये फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसके इर्द गिर्द है यूट्राइन केमिकल्स। सो यूट्राइन केमिकल्स की वजह से इसमें क्या होता है, ये यूट्राइन केमिकल्स इसके मेम्ब्रेन से डिसॉल्व करते हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स के बगैर फॉस्फोलिपिड्स, जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है, जो एक्सेस फॉस्फोलिपिड होता है, और जो एक्सेस इसमें प्रोटीन्स होते हैं, तो उनको रिमूव कर दिया जाता है। जब इनसे रिमूव किया जाता है तो ये स्पर्म ऐसे हो जाता है। अब इसका जो हेड है ये पूरी तरह से वॉश कर लिया गया है। अब इसके हेड में एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये जो फॉस्फोलिपिड्स नहीं है, और प्रोटीन्स नहीं है। अब इसको बोलोगे आप अनकैपेसिटेटेड स्पर्म, और इसको बोलोगे आप कैपेसिटेटेड स्पर्म। अनकैपेसिटेटेड स्पर्म एंड कैपेसिटेटेड स्पर्म। आपने जब ये स्पर्म यहाँ पर है यूट्राइन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो यूट्राइन केमिकल्स होते हैं, वो इसके मेम्ब्रेन से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करते हैं, प्रोटीन्स को रिमूव करते हैं, और फॉस्फोलिपिड्स को रिमूव करते हैं। तो जब ये पूरी तरह से ये रिमूव होते हैं मॉलिक्यूल्स, हम इसको बोलते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन। लेकिन इस कैपेसिटेशन के दौरान जब ये मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, तो इस रिमूवल के दौरान ये जो स्पर्म सेल है, ये इसमें क्या होता है, there is excessive efflux of potassium. पोटेशियम बहुत ज्यादा रिमूवल की वजह से these molecules are removed, और इस रिमूवल की वजह से पोटेशियम बाहर आता है। पोटेशियम बाहर आने की वजह से सेल हाइपरपोलराइज होता है, और हाइपरपोलराइजेशन की वजह से यहाँ पर बेटा कैल्शियम चैनल ओपन होता है, और कैल्शियम चैनल जब ओपन होगा तो कैल्शियम विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू
इनसाइड, और जब ये आउटसाइड टू इन यानी स्पर्म सेल में अब बहुत ज़्यादा इनफ्लक्स कैल्शियम आ रहा है, इस कैल्शियम की वजह से सिग्नलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, और सिग्नलिंग प्रोसेस की जब सिग्नलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से जो स्पर्म होगा ये हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा, ये अपनी मोटिलिटी को इंप्रूव करेगा। अब ये जो इसका रेट ऑफ जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो होगा 1.5 to 3.5 mm per minute ओके। सो और इस रिमूवल प्रोसेस के दौरान देखो आपने देख लिया यहाँ पर जब मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं यूट्राइन केमिकल्स की वजह से, तो पोटेशियम बाहर, सेल हाइपरपोलराइज, कैल्शियम चैनल्स ओपन, कैल्शियम अंदर आ रहा है, सेल सिग्नलिंग स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से जो इसका टेल है, जो इसका फ्लैजला है, ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, यानी स्पर्म अब हाइपर एक्टिवेट हो गया, हाइपर मोटिलिटी ये शो करता है, इसने अपनी मोटिलिटी को इंप्रूव किया क्योंकि अब इसको यहां पर आना है। दूसरा, जब यहां से इसको कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल एक्रोसोम पार्ट से रिमूव होते हैं, तो ये एक्रोसोम भी डिस्टेबलाइज होता है। डिस्टेबलाइजेशन की वजह से इस स्पर्म को आसान होता है फिर एक्रोसोम, जब ये एग के पास पहुंचेगा तो इसको सबसे पहले एक्रोसोम रिएक्शन स्टार्ट करना है, वो उस दौरान ये अपने उसको आसान होता है, जब ये कैपेसिटेट हुआ होता है उसको आसान होता है एक्रोसोम रिएक्शन करना। सो व्हाट इज द फन ऑफ दिस स्पर्म कैपेसिटेशन? इट इज इसके दो फायदे हैं, एक है इट स्पर्म इंप्रूव्स इट्स मोटिलिटी, ये अपनी मोटिलिटी को इंप्रूव करता है, ये हाइपर मोटाइल हो जाता है, हाइपर एक्टिवेट होता है। दूसरा, जब ये स्पर्म एग के नजदीक आएगा तो इसको आसान, अगर ये कैपेसिटेटेड हुआ होगा तो इसको आसान होगा एक्रोसोम रिएक्शन करना, एंजाइम रिलीज करना और अपना पाथवे बनाना जिसके थ्रू ये एग में आ सकता है। आपने क्या किया? आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपने यहां पर क्या किया, एक फ्रेशली स्पर्मेटोजोआ को लिया, यहां से स्पर्मेटोजोआ को लिया विजाइना से, और आपने सीधा डाल दिया इसमें एम्प्यूला में। अब आप देख क्या ये स्पर्म या क्या ये फ्रेशली रिलीज्ड स्पर्म अगर आपने डायरेक्टली डाला किसी मेथड के थ्रू, किसी सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू यहां पर एम्प्यूलर रीजन में डाला, क्या ये स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये अनकैपेसिटेटेड स्पर्म है, इसमें कोलेस्ट्रॉल का कोट है, फॉस्फोलिपिड्स का कोट है, ये तो पहले इसमें मोटिलिटी है तो यहां से नहीं आएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि इसमें फ्लैजलर मूवमेंट और बहुत ज्यादा फ्लैजलर मूवमेंट आए, जिसकी वजह से ये इसको ट्रैवल करना है फ्रॉम यूट्राइन पार्ट टू एम्प्यूला। दूसरा, इसमें अगर ये अनकैपेसिटेटेड रहा, ये एक्रोसोम रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता, एक्रोसोम रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया तो ये एंजाइम्स रिलीज नहीं करेगा, और एंजाइम रिलीज नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो जो स्पर्म कैपेसिटेशन का जो रोल है, इसका जो रोल है, इट is to improve the sperm motility and it is to destabilize the acrosome for the acrosomal reaction। तो मैं यहाँ पर वीडियो लिख रहा हूँ स्पर्म कैपेसिटेशन के मुतालिक कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे यहाँ पर स्पर्म कैपेसिटेशन के मुतालिक। पहला पॉइंट स्पर्म कैपेसिटेशन के मुतालिक, it is also called a head washing. It is a special type of conditioning which occurs inside the female reproductive tract. It occurs, बहुत बार ये नीट में पूछा गया कि स्पर्म कैपेसिटेशन कहां पर होता है? इट ऑकर्स इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इट ऑकर्स इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। दूसरा पॉइंट, स्पेशली इन एस्थेमस, स्पेशली इन isthmus part of fallopian tube, isthmus part of fallopian tube। ओके। दूसरा पॉइंट, इट ऑकर्स बिफोर द फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन पहले ही होता है, इट ऑकर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। तीसरा पॉइंट जो इस दौरान certain molecules are removed from the certain molecules are removed from sperm cell membrane। तीसरा पॉइंट, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, these molecules include कोलेस्टेरॉल जो रिमूव होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, फिर फॉस्फोलिपिड्स, फिर एंड सर्टेन प्रोटीन्स
These are the molecules which are removed from the sperm cell membrane. और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल is the major determinant of the sperm capacitation. Actually the ratio of cholesterol, कितना कोलेस्ट्रॉल बाहर निकालना है, कितना कोलेस्ट्रॉल रखना है, that is the major determinant of the capacitation. आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आया होगा, फिर ये क्यों रखा है, क्यों स्पर्म को कैपेसिटेट करने की जरूरत है, इसको ऑलरेडी अनकैपेसिटेटेड फॉर्म में डाल देते तो फिर इसको करने की जरूरत भी नहीं थी. लेकिन जब ये स्पर्मेटोजोआ वेजाइना में आता है, वहां इसका जो हेड होता है, इसका जो हेड होता है, उसी में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. इसके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना है. सो प्रोटेक्शन के लिए इस पे जो कोट प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल कोट, फॉस्फोलिपिड कोट, वो यहाँ से इसको प्रोटेक्शन देता है. बाद में इसको इसलिए रिमूव कर दिया जाता है कि इसको हाइपर एक्टिवेट करना है और इसको एक्रोसोम रिएक्शन स्टार्ट करने में मदद मिलनी चाहिए. और यहाँ पर यूट्राइन केमिकल्स प्ले द रोल. इसमें जो फीमेल secretions help in sperm capacitation. इसका जो रिजल्ट है स्पर्म कैपेसिटेशन का, यानी स्पर्म जिसको आप बोलते हो, क्या जब आप अनकैपेसिटेटेड स्पर्म कैन नॉट फर्टिलाइज द एग, कैपेसिटेटेड स्पर्म कैन फर्टिलाइज द एग. तो इसका जो रिजल्ट है स्पर्म कैपेसिटेट हो गया, जिसको हम कैपेसिटेटेड स्पर्म बोलते हैं, उसमें होगा इट इंप्रूव्स स्पर्म मोटिलिटी, या जिसको बोलते हैं हम हाइपर एक्टिविटी. इसको हाइपर एक्टिवेट करवा देता, पहला पॉइंट. दूसरा, इट डिस्टेबलाइजेस एक्रोसोम to ease the acrosomal reaction. दो रिजल्ट है इसके, स्पर्म मोटिलिटी को इंप्रूव करना और एक्रोसोम को डिस्टेबलाइज करना, ताकि जब वो एग के पास पहुंच जाए वो एक्रोसोम रिएक्शन स्टार्ट करवा सके. और आपको यहाँ पर कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्रोसोमल रिएक्शन. इट विल टेक मी ओनली 3-4 मिनट्स मोर. तो यहाँ पर कैपेसिटेटेड स्पर्म है. आप इस जगह देखो, सबसे ज्यादा कैपेसिटेशन किस पार्ट में होता है, इस थैमस पार्ट में. और स्पर्म जो स्पर्म है ये कैपेसिटेट हो गया. अब ये इस थैमस में इसने अपनी मोटिलिटी को इंप्रूव किया. अब ये हाइपर एक्टिवेटेड है, अब ये हाइपर मोटाइल है बेटा. अब ये खुद ब खुद अपने जो मैकेनिकल फोर्स से जनरेट करेगा, टेल की वाइब्रेशन की, उसी के बदौलत ये आ सकता है फ्रॉम द अर्ली पार्ट्स ऑफ द फिलोपियन ट्यूब अप टू द एम्प्यूला. सो देयर आर द 3 फिनोमिनास. अब भी स्पर्म यहाँ पर वेट कर रहा है, ये अकेला नहीं होता है, यहाँ पर बहुत सारे स्पर्मेटोजुआ होते हैं. ये स्पर्मेटोजुआ जब इस यूट्राइन पार्ट में आते हैं, तो अब इन स्पर्मेटोजुआ को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है. सपोज ये कैपेसिटेटेड स्पर्म है, एंड कैपेसिटेटेड स्पर्म शोज 3 इंपॉर्टेंट फिनोमिना इन द फिलोपियन ट्यूब. यहाँ पर देखो, कैपेसिटेटेड स्पर्म्स shows 3 phenomena in fallopian tubes. पहला फिनोमिना हाइपर एक्टिवेशन. दूसरा फिनोमिना जो है वो है थर्मोटैक्सिस. तीसरा फिनोमिना वो है कीमोटैक्सिस. Okay, so अब sperm, what is hyperactivation? It is the sudden activation of the sperms inside the isthmus part of the fallopian tube. और ये sudden activation किस वजह से? क्योंकि जो कैपेसिटेशन अच्छे से और सबसे ज्यादा कैपेसिटेशन यहाँ पर सबसे ज्यादा रिमूवल का प्रोसेस isthmus में होता है. जब यहाँ से मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे तो ये स्पर्म हाइपर एक्टिवेट होगा, कैल्शियम अंदर आएगा, सेल सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और सेल सिग्नलिंग की वजह से जो स्पर्म है ये अपनी टेल में बहुत ज्यादा ये मैकेनिकल फोर्स जनरेट कर रहा है. इट मूव्स विद ग्रेटर वेलोसिटीज. अब ये मूव करता है 1.5 to 3.5 mm per minute. तो इसको बोलते हैं हाइपर एक्टिवेशन. इट इज द सडन एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म इनसाइड द fallopian tube.
ओके, यानी इस हाइपर एक्टिवेशन की वजह से अब ये स्पर्म आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा टू द एम्प्यूला पार्ट। लेकिन इस स्पर्म को यहाँ पर इनवाइट भी किया जाता है। इनवाइट कैसे किया जाता है? एक फिनोमेना है थर्मोटैक्सिस, मूवमेंट टुवर्ड्स द इंक्रीज्ड टेम्परेचर्स या एलिवेटेड टेम्परेचर्स या हीट, इसको बोलते हैं थर्मोटैक्सिस। यहाँ पर जो स्टेमस होता है इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर 2 डिग्रीज लेस होता है एज कंपेयर टू द एम्प्यूला। सो ये जो मूवमेंट होता है स्पर्म फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, इसको बोलते हैं, यानी इट इज अ टाइप ऑफ इन्विटेशन फॉर द स्पर्म, कि यहाँ पर जो एम्प्यूला होता है ये अपना इसका जो टेम्परेचर है वो दैट इज 2 डिग्री मोर, 2 डिग्री ज्यादा होता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स इट मूव्स फ्रॉम लो टेम्परेचर टू द हाई टेम्परेचर, इसको बोलते हो थर्मोटैक्सिस। सो थर्मोटैक्सिस इज अ फिनोमेना व्हिच इनवाइट्स द स्पर्म टू मूव फ्रॉम द स्टेमस इनटू द एम्प्यूला। एक और रीजन, जो ये एग होता है, इसमें यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एग पढ़ा होगा इन द गैमीटोजेनेसिस, तो वहां पर इसमें जो क्यूमुलस सेल्स होती है, ठीक है, जिनको अब आप कोरोना रेडिएटा सेल्स बोलते हैं, ये कोरोना रेडिएटा सेल्स अब ये क्या करती है, ये कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है, खासकर ये कुछ प्रोजेस्टेरोन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये स्पर्म अट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ दीज केमिकल्स, इसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस, मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टुवर्ड्स सम केमिकल स्टिमुलस like the progesterone secreted by the cumulus cells of the oocyte, इसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। सो हाइपर एक्टिवेशन की वजह से, थर्मोटैक्सिस की वजह से, कीमोटैक्सिस की वजह से ये स्पर्म अल्टीमेटली इसको यहां पर लाया जाता है, किस जगह? इनटू द एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। और यहां पर अब एग और स्पर्म एक दूसरे के आमने सामने अब स्टार्ट हो जाएंगे एक्चुअल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन।